गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 15 पढ़ रहे थे, पृथ्वी की संरचना। आज हम आगे बात करते हैं। लेसन में हमने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ पढ़ ली थी। आज दूसरी शक्तियों की बात करेंगे जिसे हम कहेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं तो कार्य करने की विधि के आधार पर, कार्य करने की विधि के आधार पर हम बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम जो शक्तियों का समूह है, इस प्रथम समूह में वे शक्तियाँ आती हैं जो अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं। वे शक्तियाँ जो अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं। और दूसरे समूह में वे शक्तियाँ आती हैं जो गति से कार्य करती हैं। इनमें गति होती है और गति से इनका कार्य होता है, वो दूसरे समूह की शक्तियाँ होती है। और प्रथम समूह में वे शक्तियाँ आती है जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती है। ये जो प्रथम समूह वाली शक्तियाँ होती हैं, इनमें गति नहीं होती है, मगर ये प्रारंभिक तैयारी कर बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के दूसरे समूह की मदद करती है। ये पहले तैयारी करती हैं और उसके बाद में दूसरे समूह की जो शक्तियां हैं वो वहाँ पे कार्य करती है। यानी ये जो कार्य होता है गति से होता है। जो प्रथम समूह की जो शक्तियां होती हैं उन्हें हमें अपक्षय या अपक्षयन की शक्तियां कहते हैं, जबकि दूसरे समूह की जो शक्तियां होती हैं उन्हें अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। यानी कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, अपक्षयन शक्ति और अपर्दन शक्ति। दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपक्षयन की शक्ति की। अपक्षयन की शक्तियाँ अपने स्थान पर रहकर कार्य करेगी, पता है आपको, अभी बताया मैंने, बात की हमने इसके बारे में। तो ये शक्तियाँ क्या करती है कि जैसे कि चट्टानों को तोड़कर उन्हें मिट्टी में बदलने के लिए प्रयासशील रहती हैं। मिट्टी में बदलने के लिए प्रयासशील रहती है। यानी कोई चट्टान होगी, उस चट्टान को ये तोड़कर और मिट्टी में बदलने का कार्य करती है अपक्षयन की शक्तियाँ। सूर्य की गर्मी होगी या पाला पड़ेगा या वहाँ पे वर्षा होगी या वहाँ पे वायु चलेगी, इन सभी भौतिक रूपों से चट्टानों को तोड़ा जाता है या चट्टानें टूटती हैं। दिन में क्या होगा? दिन में सूर्य की किरणें पड़ेगी और जो चट्टान होगी वो चट्टान गर्मी पाकर क्या होगी? फैलने लगेगी। रात में क्या होगी? ठंड होगी और रात में जब ठंड होगी तो ये क्या होगी? चट्टान सिकुड़ने लगेगी और सिकुड़ने लगेगी तो सिकुड़ने से क्या होगी? बार बार ये दिन में फैलेगी, रात में सिकुड़ेगी, तो ये जो चट्टान है ये क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। इसमें दरारें बनना प्रारंभ हो जाती है या कमज़ोर होकर टूटने लगती है। गर्म चट्टानों पर जब वर्षा पड़ती है, जब बारिश होती है, वर्षा आती है, तो ये जो टूटने की गति होती है, ये चट्टानों की टूटने की गति क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। और वर्षा जल भी क्या होता है? इन दरारों में भर जाता है और भरने से जो चट्टानों की दरारें हैं ये अधिक होती जाती है, गहराई में जाती है, जिससे चट्टानें टूटने लगती है। चट्टानों की दरारों में जमा जो पानी है वो पाला जब पड़ता है, जब ठंड पड़ती है
पाला पड़ता है तो दरारों में उपस्थित पानी जो होता है ये बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ पड़ने से भी क्या होता है, बर्फ़ बनकर जब ये फैलता है तो चट्टान जो है वो चटक जाती है, और चटकने से जो चट्टान है वो टूट जाती है। वायु के साथ उड़ते धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह चट्टानों को घिसते हैं, और हजारों वर्षों तक निरंतर ये प्रक्रिया चलने के कारण जो शक्तियों का व्यापक प्रभाव है वो देखने को मिलता है, और चट्टान जो है किस में चेंज हो जाती है, मृदा या मिट्टी में चेंज हो जाती है। ये हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है। रेगिस्तान के अंदर जो पहाड़ों का नहीं होना, पहाड़ों के नहीं होने का जो कारण है वो एकमात्र कारण क्या है, अपक्षयन की शक्तियां हैं, जिसके कारण रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होते, क्योंकि रेगिस्तान में अपक्षयन की शक्तियों से यानी इन भौतिक स्वरूपों से सूर्य, पाला, वर्षा, वायु से जो चट्टानें होती है वो मृदा में बदल जाती है, जिससे वहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण होता है। इसीलिए रेगिस्तान में पहाड़ नहीं पाए जाते। प्रकृति में चलने वाली रासायनिक क्रियाएं, प्रकृति में चलने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे कि ऑक्सीकरण है, कार्बोनेटीकरण है, जल के अणुओं का जुड़ना है, विलयीकरण है, इनसे भी चट्टानें क्या होती है, कमज़ोर होती है, और कमज़ोर होकर क्या होती है, अपक्षयन में मदद करती है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें या मानव की बात करें, तो ये जैविक शक्तियाँ भी क्या करती है, अपक्षयन का कार्य करती है। पेड़ पौधों या जीवों से भी क्या होता है, चट्टानें जो होती है वो टूटकर मृदा में रूपांतरित हो जाती है। जो मानव है वो चट्टानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। मशीनों से, बारूदों की मदद से मानव की अपक्षयन शक्तियाँ वर्तमान में सर्वाधिक है। जीव विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रकृति में छोड़ते रहते हैं और वो भी अपक्षयन में मददगार होते हैं। तो ये हमने बात की अपक्षयन की शक्तियों की, ये अपने स्थान पर ही रहकर कार्य करती है और चट्टानों को मिट्टी में बदलने का कार्य होता है इनसे। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी शक्ति की, जिसे हम बोलते हैं अपर्दन की शक्तियाँ। अपर्दन की जो शक्तियाँ हैं ये वायु, जल, बर्फ, पृथ्वी पर इनकी बात करें, वायु, जल, बर्फ की, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह की ओर फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर बहते रहते हैं। एक टाइप से वायु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहती है, जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहता है, और बर्फ़ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है। जब हम पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें जहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं, इनके मार्ग में कोई भी बड़ी से बड़ी संरचना आ जाओ, वो भी इसके साथ ही बहने लगती है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी बड़ी संरचना होगी वो टूट कर वायु के साथ में, जल के साथ में या बर्फ़ के साथ में बहने लगेगी। वायु, जल व बर्फ़ जो है ये अपक्षयन का भी कार्य करती है, क्योंकि ये पहाड़ों को तोड़ने का भी कार्य करती है, और इनका जो कार्य है इतने पर ही समाप्त नहीं होता। ये अपक्षय से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों को दूर तक परिवहन करती है। यानी कि यदि पहाड़ से मिट्टी बनी तो इस मिट्टी को ये वायु के द्वारा, जल के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान तक या दूर स्थान तक भी ले जाती है।
जहाँ जाकर ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और कालांतर में उस पर धरातल का रूप बदल जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं बहती हुई वायु की शक्ति। बहती हुई वायु की शक्ति अपर्दन की शक्तियों में ही है। बहती हुई वायु की शक्ति कैसी होती है उसके बारे में विचार करते हैं। तो वायु जो है ये अपक्षयन का कार्य करती है, ये हमने अभी पढ़ा। यह स्थिर नहीं होकर बहती रहती है, गतिशील रहती है। वायु का वेग बढ़ने से अपक्षयन की शक्ति भी बढ़ती जाती है। वायु का वेग जैसे जैसे बढ़ेगा अपक्षयन की शक्ति भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कभी विनाशक होकर जो बड़े क्षेत्रों के नक्शे होते हैं वो भी चेंज कर देती है। वायु इतनी खतरनाक होती है जब ये आंधी के रूप में, तूफान के रूप में आती है। पृथ्वी के हर भाग पर तथा वर्ष के विभिन्न महीनों में सूर्य की ऊर्जा समान मात्रा में नहीं रहती। जो पृथ्वी है इस पर सूर्य की जो ऊर्जा है वो समान रूप से वर्ष भर, महीने भर नहीं रहती है। ऊर्जा के इस असंतुलन के कारण ही कहीं तो हवा गर्म है और कहीं हवा ठंडी है। हवा गर्मी पाकर फैलती है। हवा क्या होती है, जैसे ही गर्म होती है तो वो फैलने लगती है और फैलती है तो वो क्या हुआ, हल्की हो जाने से ऊपर की ओर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठने से उस स्थान का जो वायु दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की वायु कहाँ ऊपर की ओर उठ गई। ऐसे में अधिक दाब वाले स्थान से, अब इसके पास जो अधिक दाब वाला स्थान होगा, मान लीजिए कोई भी, उस अधिक दाब वाले स्थान से वायु जो है वो कम वायु दाब की ओर बहेगी। बहती हवा को हम क्या कहते हैं, बहती हवा को हमें पवन कहते हैं। पवन की गति दोनों स्थानों के वायुदाब के अंतर पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन की गति भी या पवन का वेग भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे जितना वायुदाब कम होगा और यहाँ पे जितना वायुदाब अधिक होगा उतनी ही तेज यहाँ से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पवनें जलेगी। भूमि पर कुछ हवाओं की दिशा सदा समान नहीं होती। ऋतुओं के अनुसार इनकी दिशा जो है वो बदलती रहती है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा सदा समान नहीं होती, ऋतुओं के अनुसार चेंज होती रहती है। अब अगर हम इन हवाओं की बात करें तो हवाएं जो होती हैं ये गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है और इन्हें हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में 6 महीने धरती से किधर की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है, जिसे हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून में समुद्र से धरती की ओर बहेंगी और शीतकालीन मानसून में जो पवनें हैं वो धरती से समुद्र की ओर वापस बहेंगी। मानसून से होने वाली वर्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। इस कारण कहीं कम तो कहीं अधिक वर्षा होती है। एक ही स्थान पर एक समय में जल निकास की तुलना में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से क्या होता है, जनधन की बहुत हानि होती है। तेजी से बहता हुआ पानी मार्ग में आने वाली जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनको अपने साथ ही बहा कर ले जाता है, जिससे जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है।